विज्ञान की कक्षा 8वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम अब भूगोल की पुस्तक संसाधन एवं विकास के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। द नेम ऑफ द लेसन इज लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। कल हमने इसके पहले भाग का अध्ययन किया था, जिसमें हमने भूमि और जल का एक संसाधन के रूप में अध्ययन किया। आज हम इस पाठ के उर्वरित भाग का अध्ययन करेंगे। Yesterday we have learned about land and soil as a resources. Today we shall learn about the next segment of this lesson. जल एक नवीकरणीय संसाधन है। पृथ्वी का 71% भाग जल द्वारा व्याप्त है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 40% जल और 60% भाग स्थल है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल और 19% भाग स्थल है। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% जल महासागरों में पाया जाता है। केवल 2.5% जल अलवणीय है। अलवणीय जल का 70% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड की हिमानियों, हिम शिलाखंडों के रूप में पाई जाती है। 30% अलवणीय जल भौम जल के जलभृत के रूप में पाई जाती है। वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। About 75% of the earth constitute water. 40% of the water is available in the northern hemisphere, where 60% constitute the lithosphere. In the southern hemisphere, the total availability of water is 81% and 19% is lithosphere. The total volume of the water available over the earth, 96.5% of the water are found in the ocean and sea, and only 2.5% of the total volume of the water is freshwater lake that we consume for our drinking purpose. Of this 2.5% of the water, 70% of the water found in the form of ice caps in Antarctica, Greenland glaciers and icebergs. 30% of the water available in the underground in the form of the aquifer. पृथ्वी पर जल का वितरण। हमारे पृथ्वी पर जल के विभिन्न स्रोत हैं। यहाँ पे 6 जल के विभिन्न स्रोत दर्शाए गए हैं और दूसरे कॉलम में वहाँ पर आयतन दर्शाया गया है। तीसरे कॉलम में आयतन का प्रतिशत दर्शाया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं कि हमारे पृथ्वी पर किस स्रोत में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। In this table, you are shown the various sources of the water available over the earth and the total volume of the water in the form of lakh cubic kilometer and the percentage thereof. Let us begin with the table. Firstly, we shall discuss about oceans. सबसे पहले हम महासागरों के बारे में हम बात करते हैं। महासागर में कुल आयतन का 13,700 लाख घन किलोमीटर पानी पाया जाता है, जो कि इस पृथ्वी पर कुल जल आयतन का 97.25% है। दूसरा है हिमनद और द ग्लेशियर में जल का कुल आयतन है 290 लाख घन किलोमीटर, और ये पृथ्वी पर कुल जल आयतन का केवल 2.05% है। भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर, ये भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर ये हमारे पृथ्वी पर ये 95 लाख घन किलोमीटर है, जो कि इस पृथ्वी पर कुल जल आयतन का
0.68% है। इस प्रकार झीलें दैट इज लेक in the lake 1,25,000 lakh cubic kilometer water available, which is 0.01% of the total water available over the earth. Likewise, an atmosphere 0.13 or in percentage 0.001% परसेंट। इस प्रकार से ये जल का वितरण है जो इस पृथ्वी पर अलग अलग स्वरूपों में पाया जाता है। आइए आगे बढ़े। भारत में जल उपलब्धता, जल खपत। भारत में कुल नवीकरणीय योग्य जल संसाधन 1,897 वर्ग किलोमीटर है। द टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया इज 1,897 स्क्वायर किलोमीटर। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत 133वें स्थान पर है। ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी इन इंडिया पर पर्सन पर ईयर, इंडिया पैक्स द रैंक 133 ऑन द वर्ल्ड फोरम। भारत की मौजूदा जल उपलब्धता 1545 घन मीटर है। द टोटल वाटर अवेलेबिलिटी इन इंडिया इज 1545 क्यूबिक मीटर है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर जिस देश का प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपभोग 1700 घन मीटर से कम हो, वो देश जल अधिभारित यानी वाटर स्ट्रेस्ड देश कहलाता है। On the basis of the international standard, a country whose per person per year water consumption is less than 1700 cubic meter, that country is called as a water stressed country. That's why India is, you can say India is a water stressed country. भारत में जल उपलब्धता, जल खपत तुलना। द टोटल वाटर अवेलेबिलिटी एंड कंजम्पशन इन इंडिया, अ कंपैरिजन। इन ईयर 1951 द टोटल वाटर अवेलेबिलिटी वाज 5177। 1951 में भारत में जल उपलब्धता 5177 घन मीटर थी। 1955 में ये गिरकर 32 हो गई घन मीटर। 1991 में 2209 घन मीटर हो गया। 2001 में 1816 हो गया। 2011 में 1545। 2025 में अनुमानित जल खपत 1341 ये हो जाएगी, जो विश्व मानक से बहुत कम है। और 2050 तक भारत में कुल उपलब्ध जल उपलब्धता 1140 रह जाएगी। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के अधिकांश क्षेत्र सूखाग्रस्त हो जाएंगे, मरुस्थलीय हो जाएंगे, वहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी। जल खपत के मामले में अगर हम देखें तो 1975 में हमारे भारत में कुल जल खपत 3850 घन किलोमीटर थी, जो कि 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर है। द टोटल वाटर कंजम्पशन इन इंडिया वॉज 3850 cubic kilometer. It rose to near about 6000 cubic kilometer in the year 2000. So there is a vast difference. There is a vast rift between the total water availability and the total water consumption. As a result, most of the area of India will come under the drought. जल परिसंचरण, वाटर सर्कुलेशन। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। The volume of the water
can neither be increased nor it could be decreased. It remains stable. जल का निरंतर वाष्पीकरण, वर्षण और वहन के कारण जल का परिसंचरण महासागर, वायु, भूमि और पुनः महासागर में होता है. ड्यू टू द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ द वाटर थ्रू थ्री प्रोसेसेस: evaporation, rain and transportation. The water travels from ocean to the air to the land, and then again to the ocean. And this phenomenon is known as water cycle. यही प्रक्रिया को हम जल चक्र कहते हैं. आपको मालूम है कि महासागरों में जल का वाष्पीकरण होता है. ये वाष्पीकृत जल वायुमंडल में जाता है. वायुमंडल में संघनन होता है. संघनन के बाद एक हिमांक बिंदु आता है. हिमांक बिंदु के बाद जो वायुमंडल में जो जल संचित होता है वो वर्षा के रूप में ज़मीन पर आता है. विभिन्न स्रोतों से वो पुनः महासागर में जाता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है. See students, you have learnt about the water cycle in your science textbook and somewhat in also geography textbook, that there is continuous evaporation of the water through all the water sources, and that evaporated water condenses in the atmosphere, and there is a point where further condensation cannot be taken place. That point is known as the saturation point or dew point, and then that condensed water comes in the form of the rain, hailstorm, snow, etc. over the earth, and again that water travels through the various mediums, river, lakes, etc., and again merges in the ocean, and there is again evaporation of the ocean. The cycle goes on. So there is continuous water circulation over the earth. जल स्रोतों की कमी के कारक. What are the factors responsible for the water scarcity? There are 6 factors responsible for the water scarcity. One is increase in population, increase in demand for cash crop food, and cash crop food requires plenty of amount of water. Urbanization, better living standard, बेहतर होता जीवन स्तर. मौसमी वर्षा में अनियमितता, irregularity in the seasonal rainfall. अति उपयोग, extravagant use of the water, and the pollution. So these are the 6 factors. यानी जल स्रोतों की कमी के 6 कारक हैं. बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण, बेहतर होता जीवन स्तर, मौसमी वर्षा में अनियमितता और अति उपयोग और जल स्रोतों का संदूषण. अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल for the scarcity of the water or depleting volume of the water over the earth. Number 1, increase in population, increase in cash crop cultivation, urbanization, better living standard, irregularity in the seasonal rainfall, extravagant use of water, and the pollution of the water resources. विश्व के प्रमुख जल अधिभारित क्षेत्र, वर्ल्ड्स वाटर स्केर्स रीजन्स. हमारे इस विश्व में 6 क्षेत्रों की पहचान की गई है जहाँ पे जल संकट गहराता जा रहा है. पहला है ऑस्ट्रेलियन ग्रेट डेजर्ट, दूसरा है अधिकांश अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, इथियोपिया, तीसरा है पश्चिमी एशिया, चौथा पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, पांचवा है दक्षिणी एशिया, छठा है दक्षिणी अमेरिका के कई भाग. So 6 regions of the earth is identified as the most water shortage regions. Those are Australian Great Desert, most of Africa, Namibia, Botswana, Ethiopia, Western Asia, Western
United States of America, northwestern Mexico, southern Asia, and southern America. Most of the states of southern America. Now let us have look over this map. इस मानचित्र को आप ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे जो सबसे गहरे रंग में दर्शाए गए जो प्रदेश है, वहाँ पर जो जल संकट बहुत ही अधिक गहराया हुआ है, और इन क्षेत्रों की आप पहचान कीजिए। तो कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे जो अति जल संकट से जूझ रहे हैं? पहला है भारत, पाकिस्तान, फिर बोट्सवाना, कटार, संयुक्त राज्य अमीरात, लीबिया। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जल संकट बहुत ही ज़्यादा अधिक है। दूसरा है फिर ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग, दक्षिणी अमेरिका के कुछ क्षेत्र, मैक्सिको के कुछ क्षेत्र, ये भी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जल संकट अधिक है। सो यू हैव अ लुक एट दिस मैप। इंडिया, ओमान, पाकिस्तान, यूएई, कटार, बोट्सवाना, लीबिया, these are the area which faces acute water shortage. Here Mexico, Chile, these are the country having acute water shortage, and the moderate water shortage areas are Great Australian desert, some part of the China, etc. जल संसाधनों का संरक्षण पद्धतियाँ, कंजर्वेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज मेथड्स। हाउ कुड वी कंजर्व द वाटर? हम जल संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? जल संसाधनों के संरक्षण के तीन उपाय हैं। पहला, अपशिष्ट पदार्थों का जल स्रोत में प्रवाह के पहले शुद्धिकरण, filtration of the effluent before allowing them to flow in the fresh water sources. Second, वनस्पति का आवरण बढ़ाना, यानी afforestation is the second method for the conservation of the water. As you have learnt in your lower classes that the root of the plants and root of the trees absorb the water, they hold the soil, they retain the moisture of the soil, and they help to maintain the aquifer, they replenish the underground water sources, and so. आपने अपनी पहले की कक्षाओं में, विज्ञान की कक्षाओं में पढ़ा है कि इस प्रकार वनस्पति की जड़ें जल को सोखती है, मृदा को जकड़ कर रखती है, मृदा में नमी को बनाए रखने में मदद करती है, और हमारे भूमिगत जल को पुनः पूरित करने में मदद करती है। जल के अपव्यय को रोकने के लिए स्प्रिंकलर्स और ड्रिप अथवा टपक सिंचाई का उपयोग करना। In the agriculture also we can practice some method to conserve the water resources, such as the use of the sprinklers, use of the irrigation, use of the drip irrigation. इस चित्र में आप देखिए, यहाँ पर मेरे सबसे जो लेफ्ट हैंड में यानी बाई ओर स्प्रिंकलर इरिगेशन बताया गया है, जहाँ पर जो है खेतों में स्प्रिंकलर्स लगा के जो है सिंचन किया जा रहा है, जिससे जल का अपव्यय रोका जाता है। दूसरा है टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसके द्वारा भी हम जो कृषि में जल के अपव्यय को रोक सकते हैं। और यह है फिल्ट्रेशन प्लांट, जल शुद्धिकरण संयंत्र। ये फैक्ट्रियों में लगाना अनिवार्य कर दिया है, जिससे जो वो अपशिष्ट पदार्थों को अलग करके जल का शुद्धिकरण करके तभी उसे हमारे मुख्य नदियों में हम जल स्रोतों में प्रवाहित करते हैं, जिससे जल का प्रदूषण ना हो। जो लौह अयस्क उद्योग है या जो चमड़ा उद्योग है, वहाँ पे जो गर्म जल है, सबसे पहले उनको ठंडा किया जाता है, फिर ही प्रवाहित। यदि वो ऐसा करते हैं
तो जो हमारी नदियों में रहने वाले जो जीव है या समुद्र में रहने वाले जीव है उन पर संकट आता है। तो ये कुछ पद्धति है जिसके द्वारा हम जल को शुद्धिकरण करके या जल का सीमित उपयोग करके हम जल स्रोतों का संरक्षण कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण पद्धति भारत में सदियों से जो है वह वर्षा जल संग्रहण पद्धति अपनाई जाती है। मध्ययुगीन काल में या उसके पहले के भी काल में जो है बड़ी बड़ी बावड़ियाँ, बड़े बड़े कुएं खोदे जाते थे जिसमें वो वर्षा के जल को संग्रहित करके रखते थे। ये राजस्थान में अपनाई जाने वाली जल संग्रहण की तीन पद्धतियाँ थी, जैसे खादिन, जोहड़ और टांका। ये तीनों पद्धति जो है एक टैंक के रूप में, एक सरोवर के रूप में वर्षा के जल को संग्रहित करते थे और पूरे वर्ष उसी जल का उपयोग किया करते थे। So rainwater harvesting technique has been in use in India since the medieval period or pre-medieval period. In Rajasthan also there are the three techniques of the rainwater conservation, like Khadin, like Johar and Tanka. These three techniques resembles to the preparation of the tank, pond, lake, like that, to conserve the rainwater, and they act as the aquifer or the duct to replenish the well and other water resources. प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव, नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। प्राकृतिक वनस्पति का वह स्वरूप जो मनुष्य की सहायता के बगैर निश्चित जलवायु, स्थान अथवा अक्षांश पर स्वयं पोषित होती हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। इन्हें अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। What are the natural vegetation? Natural vegetations are those vegetation who grows by themselves in a specific climate or a specific topography or the specific soil without the aid of human being. These vegetations are also known as the virgin vegetation. Now biosphere, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ हर प्रकार का जीवन, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव इत्यादि पाया जाता है, जैवमंडल कहलाता है। Biosphere, what do you mean by biosphere? Biosphere is that narrow stretch of life which is developed over the areas where lithosphere, hydrosphere and atmosphere they unite with each other, so that the specific element required for the survival of the living organism could be available, and in that area various types of the life, like the vegetative life, like the animal life, develop. So such an area is known as biosphere. पारितंत्र, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतरक्रिया को हम पारितंत्र कहते हैं। यहाँ पर पर्यावरण के समस्त घटक, जैसे जैविक घटक, जीव, वनस्पति और जीव जंतु, और पर्यावरण के अजैविक घटक, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल आपस में अंतरक्रिया करते हैं और उनकी अंतरक्रिया से ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण से दूसरे पोषण तक होता है। इस प्रकार से निर्मित तंत्र को हम पारितंत्र कहते हैं। What is an ecosystem? Ecosystem is that complex mechanism where the abiotic component of the environment, like air, water, soil, interacts with the biotic components of the environment, like living organism and plants, and with their interaction
a complex food chain is developed where there is the regular flow of energy and heat from one tropic to the another tropic. Such a complex mechanism is known as an ecosystem. प्राकृतिक वनस्पति की पेटियाँ यानी बेल्ट्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन देर आर। अभी उत्तर ध्रुव से यदि हम दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो 12 वनस्पतियों की पेटियाँ जो है मिलेंगी, जो एक निश्चित जलवायु, एक निश्चित अक्षांश पर पाई जाती है। आइए इन 12 पेटियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानें। उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ने पर सबसे पहले आता है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। ये वनस्पति ऊंचे ऊंचे पेड़ नहीं है, ये केवल शैवाल और कवक है। शैवाल और कवक के रूप में उत्तर ध्रुव 90 डिग्री ध्रुव के पास पाई जाने वाली वनस्पति को हम टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। उसके नीचे टैगा जो शंकुधारी वनों की पेटी है। तीसरा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। चौथा है शीतोष्ण कटिबंध सदाहरित वन। पांचवा है शीतोष्ण कटिबंध मिश्रित वन। छठा है शीतोष्ण कटिबंध घास भूमियाँ। सातवां है भूमध्य सागरीय वनस्पति। आठवां है उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ। नौवां है मानसून प्रकार। 10वां है उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वर्षा वन। 11वां है मैंग्रोव वनस्पति और 12वीं मरुस्थलीय वनस्पति। As we proceed from North Pole 90 degree toward the South Pole 90 degree, we would come across 12 belts of the vegetation specific to the particular latitude, altitude, climatic region as such. So let us begin with first one. First type of vegetation is a tundra vegetation. It comprises of the algae and fungus, that is the moss and lichen. In second type we will come across towards the coniferous forest like taiga vegetation. Third, tropical deciduous forest. Fourth, temperate evergreen forest. Fifth, temperate mixed forest. Sixth, temperate grassland. Seventh, Mediterranean type of vegetation. Eighth, tropical grassland. 9, monsoon type. 10, tropical evergreen rainforest. 11, mangrove vegetation. And 12, desert type of the vegetation. So these are the 12 different types of vegetation from North Pole toward the South Pole. वनस्पति वृद्धि को निर्धारित करने वाले दो प्रमुख कारक है, एक है तापमान और दूसरा है आर्द्रता। जिस प्रकार की आर्द्रता होगी, जिस प्रकार का तापमान होगा, उसी प्रकार से वनस्पति का प्रकार होगा। जैसे शंकुधारी वनस्पति, इसके लिए अत्यल्प तापमान 0 डिग्री से नीचे का तापमान की आवश्यकता होती है। वहीं पर उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वर्षावन ये ऐसे प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ का औसत तापमान 30 डिग्री 35 डिग्री के ऊपर होता है। तो वैसे ही आर्द्रता, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन प्रदेश में अति वर्षा होती है, वहीं शंकुधारी वन में वर्षा कम होती है। वहाँ पर केवल जो वर्षण होता है वो बर्फ़ के रूप में होता है। सो दीज आर द टू फैक्टर्स। व्हाट आर द टू फैक्टर्स which checks the growth of the vegetation? One is the temperature, second one is the humidity. Temperature and humidity, when we observe the tropical rainforest, we know that tropical rainforest developed over the equator where the temperature is considerably high throughout the year and there is a heavy rainfall. But as we go toward the poles, that is the 70 to 80 degree north latitude, we would come across the coniferous forest which experience very less rainfall and very less temperature. It is below 0 degree Celsius. So temperature and humidity affects the type of vegetation. वनस्पति का वर्गीकरण, classification of the vegetation. Vegetations are classified into three types. One is the forest, another one grasslands, and third one is thorny bushes.
वनस्पतियों के 3 वर्गीकरण हैं। वन, घास भूमियाँ, कंटीली झाड़ियाँ। ये वनों के प्रकार। भारत में 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। भारत में 103 राष्ट्रीय पार्क और 554 वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई। इंडिया इंट्रोड्यूस टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973. In India there are 103 national park and 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भारत में 1972 के वन्य अधिनियम कानून संशोधन 2013 भी लागू किया गया, जिसमें जो है वो वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण के लिए नए सिरे से उपाय योजना लागू की गई। जैव विविधता संरक्षण स्थानिक उपाय। कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लोकल एफर्ट। सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहन देना, यानी स्थानिक तौर पर भी सामाजिक वानिकी यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट्री ये कार्यक्रम को अपनाया गया, जिसमें सामाजिक तौर पर जो है सामाजिक स्तर पर वन क्षेत्रों को के बढ़ावा और उनके संरक्षण की उपाय योजना तय की गई। संयुक्त वन प्रबंधन कानून लागू किया गया। कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। भारत के अलवर जिले के 5 गांवों को मिलाकर 1200 हेक्टेयर भूमि भैरवदेव डाकौ सेंचुरी घोषित की गई। राजस्थान के जयपुर के पास अलवर जिला है। वहाँ के लोगों ने वहाँ के 5 गांवों के लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि को एक सेंचुरी के रूप में विकसित किया और सेंचुरी का नाम है भैरवदेव डाकौ। In the Jaipur state, in the Jaipur near Alwar, five village peoples pooled their 1200 area of the land and declared it as भैरवदेव डाकौ सेंचुरी। टिहरी के किसानों द्वारा बीज बचाओ आंदोलन। The farmers of Tihri they started a novel movement for the conservation of the seeds and they refused the synthetic seeds and the hybrid seeds developed in the laboratory। ये भारत के कुछ चुनिंदा राष्ट्रीय पार्क का मानचित्र है। इसे आप ध्यानपूर्वक देखिए, इसका अवलोकन कीजिए। यहाँ पर सरिस्का राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में है। रणथंभौर किधर है? राजस्थान में है। यहाँ पे वांसदा कहाँ पर है? गुजरात में है। गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। सुंदरबन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से ये अलग अलग राष्ट्रीय पार्क की स्थिति दर्शाता हुआ मानचित्र है। आप मानचित्र लेकर जो है यही राष्ट्रीय पार्क अपने मानचित्र में दर्शाइए और इसको अपनी नोटबुक में संग्रहित कीजिए। इनकी स्थिति को याद रखिए। ये मानचित्र भारत के चुनिंदा वन्यजीव अभयारण्यों को दर्शाता हुआ मानचित्र है। यहाँ पे दचीगम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। कुंभलगढ़ राजस्थान में, नल सरोवर गुजरात में है। पेरियार केरला में है। जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल में है। देखिए, तो इनकी स्थिति को आप याद कीजिए और अपने मानचित्र में इनको दर्शाइए। अब आते हैं पुनर्वलोकन पर। वर्ष 2011 में भारत की प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता कितनी थी? वर्ष 2011 में भारत की प्रति वर्ष जल उपलब्धता 1545
घन मीटर थी। व्हाट इज द वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिया इन 2011 पर पर्सन पर ईयर? द टोटल वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 per person per year was 1545 क्यूबिक मीटर। पृथ्वी पर जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत जल लवणीय है? व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम of the fresh water over the earth? The total volume of the fresh water available over the earth is 2.5%. भारत के शुष्क प्रदेशों में वर्षा जल संग्रहण की कौन कौन सी 3 पद्धतियाँ हैं? What are the 3 modes of water conservation in India in the dry regions? There are 3. One is the Khadi, second one is Johar, third one is Tanka. Thank you. You go through the notes and solve the exercise question and answer in your homework notebook. आप पुनः ये दिए गए बिंदुओं को पढ़िए, उन्हें याद कीजिए और अभ्यास पुस्तिका में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी होमवर्क नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।